हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप यू पीपल आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ एंड आई एम डूइंग ग्रेट। तो दोस्तों, आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेक्चर नंबर 1 था, उसके अंदर मैंने बुनियादी बातें बताई थी। टैक्स लगाता कौन है, लगता कैसे है, इनकम टैक्स भरने के लिए क्या क्या चाहिए, और इसी प्रकार से आज मैं आपको बताने वाला हूं थोड़ी और बातें। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेक्चर नंबर 2 है, ये फोकस करने वाला है आपके 4 इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इनकम टैक्स के ऊपर। 4 इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इनकम टैक्स के ऊपर। ये 4 इंपॉर्टेंट पीस होते हैं इनकम टैक्स में, क्योंकि मैं शुरुआत इनकम टैक्स से करवा रहा हूं, उसके बाद जाके हम दूसरे टॉपिक्स पे आएंगे। तो मैं श्री गणेश इनकम टैक्स से कर रहा हूं बेसिक कॉन्सेप्ट्स नंबर 2 में। 4 इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इनकम टैक्स। फर्स्ट पी is which person is liable to pay income tax in India। कोई आपसे पूछे भाई इनकम टैक्स हिंदुस्तान में किसको देना होता है, आप क्या बोलेंगे? हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स इन इंडिया? Is an artificial person liable to pay income tax in India? Human being is liable to pay income tax in India? Or some firm is liable to pay tax in India? The answer to this simple question is any person whose total income exceeds exemption limit is liable to pay income tax in India. Any person whose total income exceeds exemption limit is liable to pay income tax in India. बस ये 6 लाइनों में आपको ये पता चल जाएगा कि इनकम टैक्स किसको देना होता है। पहला शब्द आ रहा है पर्सन, अंडरलाइन द वर्ड पर्सन। दूसरा शब्द आ रहा है टोटल इनकम, अंडरलाइन द वर्ड टोटल इनकम। एक्सीड्स, एग्जेम्पशन लिमिट, ये 4 इंपॉर्टेंट शब्दों को अंडरलाइन करिए। पर्सन को इनकम टैक्स देना होता है जी, इनकम टैक्स जो देना होता है पर्सन को देना होता है। अगर आप पर्सन नहीं है आपको इनकम टैक्स नहीं देना। अगर आप पर्सन नहीं है आपको इनकम टैक्स नहीं देना। सर, पर्सन वर्ड का मीनिंग क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन? फ्रेंड्स, पर्सन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 31 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो जितने भी मैं सेक्शंस बताऊंगा वो हमारे इनकम टैक्स एक्ट, जो हमारी मदर एक्ट है, जो हमारी बेस है, गुरु ग्रंथ साहिब, गीता, कुरान, बाइबल, वो है सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर उसका पर्सन वर्ड डिफाइंड है। पर्सन के शब्द में, पर्सन के शब्द में या पर्सन वर्ड में 7 कैटेगरीज आती है। पर्सन में 7 कैटेगरीज को सरकार इनकम टैक्स देने के लिए कहती है। 7 कैटेगरीज में है जी इंडिविजुअल प्लस 6 अदर कैटेगरीज। 7 श्रेणियों के लोगों को इनकम टैक्स देना है। फर्स्ट कैटेगरी इज इंडिविजुअल एंड 6 अदर कैटेगरी। 6 अदर कैटेगरीज में आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म, कंपनी, एओपी बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, and last but not the least artificial judicial person।
आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आइए जी, हाँ जी, तो ये 6 कैटेगरीज को हम डिस्कस आज के लेक्चर में नहीं करने वाले। पार्ट नंबर 2 में हम बेसिकली कंसंट्रेट करने वाले हैं इंडिविजुअल पर, कि भाई इंडिविजुअल को कब टैक्स देना है। बाकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है, फर्म क्या होती है, कंपनी क्या होती है, एओपीबीवाई क्या होती है, लोकल अथॉरिटी क्या होती है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या होता है, वो सब बात पे। अभी इंडिविजुअल क्या होता है, इंडिविजुअल क्या होता है आप बताइएगा। सर कैसे बताएं, इसमें वीडियो में से कैसे बताएं, बता सकते हो, मैं दिल से सुन लूंगा। अरे इंडिविजुअल में आता है ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स आते हैं जी। नेचुरल पर्सन में ह्यूमन बींग्स। सर ह्यूमन बींग्स में मेल आएंगे फीमेल आएंगी? अरे भाई दोनों आएंगी, मेल फीमेल। अरे सर माइनर आएगा? बिल्कुल आएगा जी। सर पागल आएगा? पागल, यस। लुनेटिक भी आएगा, मेल फीमेल, थर्ड जेंडर, ये भी आएंगे जी। अरे भाई जो ह्यूमन बींग है वो आएंगे, एज इंपॉर्टेंट नहीं है, जेंडर इंपॉर्टेंट नहीं। काला आएगा, गोरा आएगा, सर गंजा आएगा, बाल वाला, मैं बार बार बोल रहा हूं भाई, कोई भी आएगा, सब आएंगे। ह्यूमन होना चाहिए, ह्यूमन होना तुम, एनिमल्स नहीं आएंगे, समझ लो बात। तो मेल, हाँ सर माइनर कैसे टैक्स देगा? अरे तो पेरेंट्स दे देंगे। लुनेटिक के इनकम कहां से होगी? अरे पहले अच्छा कमाता था, प्यार में पड़ गया दोस्तों, लुनेटिक हो गया। वो तेरे नाम है सलमान खान का एग्जाम्पल भूल गए क्या? तो ल्यूनेटिक भी आएगा। वो कैसे देगा कैसे नहीं देगा वो गवर्नमेंट की चिंता है और उसकी चिंता है। अब आप चिंता ना करें, देना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल को टैक्स देना ही चाहिए, 6,000 को देना है, बाद में बात करें। तो एनी पर्सन का अभी मतलब है एनी इंडिविजुअल जिसकी टोटल इनकम ज्यादा हो जाए। एक्सीड्स का मतलब होता है एक्सीड्स, ज्यादा। किससे? एग्जेम्पशन लिमिट से। एक एग्जेम्पशन लिमिट हमारी है जी ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। अगर ब्रेक इवन पॉइंट से आपकी ऊपर टोटल इनकम जाती है तो आपको इनकम टैक्स देना है। कट ऑफ पॉइंट कह लीजिए, एक मिनिमम लिमिट कह लीजिए। क्यों होती है ये, क्या होती है ये, किसको कितनी मिलती है वो बाद में, पहले टोटल इनकम समझे। तो कोई भी पर्सन, पर्सन का मतलब पर्सन बोले तो इंडिविजुअल, अगर उसकी टोटल इनकम ज्यादा हो जाए एग्जेम्पशन लिमिट से तो उसको इनकम टैक्स हिंदुस्तान में देना है। वो लायबिलिटी जो होती है ना वो कंपलसरी होती है। किसको देना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है। तो ये जो लायबिलिटी होगी ये कंपलसरी होगी, है ना। और पे किसको करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को, क्योंकि इनकम टैक्स तो हमारा केंद्र सरकार लगाती है। तो लायबल टू पे इनकम टैक्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। अच्छा, अब टोटल इनकम क्या है? आइए जी नेक्स्ट वर्किंग नोट बनाइए। पर्सन में तो हमने अभी इंडिविजुअल की बात करनी है। अब आइए जी टोटल इनकम। टोटल इनकम के लिए क्या करना है? टोटल इनकम के कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1, डिटरमिन वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम। सोर्सेज ऑफ इनकम पता लगाइएगा, पैसा कमाने के जरिए क्या है। थोड़ा सा आइडिया दो। आप लोगों ने भी सोच रखा होगा कि जब बड़े होंगे आप पैसा कमाएंगे, जॉब से कमाएंगे, एक तरीका जॉब। दूसरा अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, CS बनने के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसको हम प्रोफेशन कहते हैं। तो आप जॉब का मतलब ये नहीं कि जॉब प्रोफेशन नहीं है, मतलब प्रोफेशन का मतलब ये है कि आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। जैसे डॉक्टर है, क्लिनिक खोल के बैठा, अगर वो नौकरी कर रहे तो जॉब हो गया। अच्छा, बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, हल्दीराम्स की तरह। आप रेंट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को किराए इत्यादि पे देकर पैसा कमा सकते हैं, रेंट ऑफ बिल्डिंग। आप रेंट ऑफ अदर एसेट्स, बिल्डिंग को किराए के अलावा दूसरी एसेट्स भी किराए पे जा सकती हैं, जैसे ज्वेलरी हो गई, कपड़े हो गए। जैसे आजकल कपड़े किराए पे मिल जाते हैं, शादी ब्याह में लहंगा और क्या कहते हैं। मैं एक रॉलबाग गया था दोस्तों, वहां पर लिखा था दूल्हे हम सजाते हैं, दूल्हे हम सजाते हैं। तो मैंने कहा भाई क्या होता है दूल्हे हम सजाते हैं? तो देखा वो रेंट की दुकान है, कपड़े वो शेरवानी और लहंगा इत्यादि बनते 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए के बनते हैं, वो रेंट पे 10,000 रुपए दे देते हैं। और एक बार पहनने का दोस्तों मन नहीं करता ना, क्योंकि एक बार आपके साथ दुर्घटना हो गई है शादी की, तो उसके बाद दोबारा उसको उसी दुर्घटना याद आ जाएगी सारी, वो कौन याद करना चाहेगा। तो रेंट ऑफ अदर एसेट्स, उसके साथ आप सेल ऑफ एसेट्स
से भी पैसा कमा सकते हैं, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स बेचकर भी पैसा कमा सकते हैं। सेल ऑफ एसेट्स है ना, आपने सस्ते में कोई जमीन ले ली, जमीन को बेच दिया, गोल्ड ले लिया, गोल्ड बेच दिया। हाँ जी, और बताइएगा। अच्छा, इंटरेस्ट से भी पैसा कमा सकते हैं, ब्याज इत्यादि से। अच्छा, आप एग्रीकल्चर से भी पैसा कमा सकते हैं, खेती बाड़ी से। एग्रीकल्चर पे टैक्स लगेगा नहीं लगेगा वो बात की बात है, पहले ये तो देखें कि कमाने के तरीके क्या हैं। और बताइए, और बताइए, मैं ही बताया जा रहा हूँ वैसे, आप तो क्या बताओगे। अच्छा, और डिविडेंड से, शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है, आप डिविडेंड से भी पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, आप कैजुअल इनकम से भी पैसा कमा सकते हैं। कैजुअल इनकम होती है आपकी लॉटरी, हाँ दोस्तों बड़ी अच्छी आदत है, लगा लेना एक बार। लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग, हॉर्स रेस, अदर रेस। लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग, हॉर्स रेस, अदर रेस। इसके अंदर आपका गेम शोज, केबीसी इत्यादि, कॉन्टेस्ट्स, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स, कार्ड गेम्स, पत्ते खेलो, 3 पत्ती तो खेलनी आती होगी दोस्तों। ये सारी लक वाली इनकम्स है दोस्तों, जिसमें लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग, हॉर्स रेस, अदर रेस, गेम शोज, कार्ड गेम्स, ये सब आपकी कैजुअल इनकम्स है, ये आ सकती है। और दोस्तों आपको रॉयल्टी मिल सकती है। रॉयल्टी, रॉयल्टी कब मिलती है, जब आप आईपीआर होता है आपके पास, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, नो हाउ पेटेंट, नो हाउ पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, बदले में रॉयल्टी मिल सकती है आपको। तो आपने कुछ इन्वेंट किया है, अपनी इन्वेंशन किसी कंपनी को दे दो, उसे प्रोडक्ट बना लेंगे। तो जब आपके पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होती है, बदले में आपको रॉयल्टी मिलती है। दोस्तों गिफ्ट, यस, गवर्नमेंट कहती है भाई गिफ्ट से भी पैसा तो आ ही रहा है ना आपको। आपको कोई, आपको फ्रेंड हर साल 1 लाख रुपए गिफ्ट करता है, कमाई तो है ही। अब ऐसे फ्रेंड मिलते नहीं है दोस्तों, लेकिन स्टिल। तो जरा देखें एक बार। अच्छा, शाहरुख खान, सुनिधि चौहान, एमएफ हुसैन, कोई सिंगर है, कोई डांसर है, इनको क्या बोलोगे, ये भी तो कमा रहे हैं। स्पोर्ट्समैन विराट कोहली, ये प्रोफेशन, इसको टेक्निकली हम कहते हैं वोकेशन। वोकेशन, VOCATION। इसमें वो सिंगर्स, डांसर्स, एक्टर्स। अब मैं इस सेक्टर कर देता हूँ, उसके अलावा बहुत सारी इनकम और भी हो सकती है। तो मोटा मोटा मैंने आपको 13 टाइप्स की इनकम बताई हैं, देखिएगा जरा। जॉब, प्रैक्टिस, बिजनेस, रेंट ऑफ बिल्डिंग, इंटरेस्ट, सेल ऑफ एसेट्स, रेंट ऑफ एसेट्स, रेंट ऑफ बिल्डिंग, एग्रीकल्चर इनकम, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैजुअल इनकम, रॉयल्टी, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को किराए पे देती है, गिफ्ट, वोकेशन, वोकेशन में सिंगर, डांस। ये स्टेप 1 था। आइए जी, स्टेप 2 कहता है ये जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम आए ना आपके, स्टेप 2 कहता है भैया जितने भी आपके ये सोर्सेज ऑफ इनकम आए हैं ना, इनको आप 5 हेड्स में डिवाइड करिएगा। हाँ जी, देखिए जरा। तो आपका स्टेप 2 कहता है डिवाइड ऑल दी सोर्सेस ऑफ इनकम इनटू 5 हेड्स। 5 हेड्स के अंदर हमें इनको डिवाइड करना है। और ये सेक्शन 14 भी है इनकम टैक्स एक्ट का। क्यों डिवाइड करना है, पहले डिवाइड करना तो सीखे। क्यों एबीसीडी सीख रहे हैं, पहले सीखो तो सही एबीसीडी, फिर उसका रीजन बताऊंगा। पहला हेड है जी इनकम अंडर दी हेड सैलरी। दूसरा है जी इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा हेड है जी इनकम अंडर दी हेड बिजनेस और प्रोफेशन। चौथा है जी इनकम अंडर दी हेड कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स, इनकम अंडर दी हेड कैपिटल गेन्स। और जो भैया 5वां है वो आपका है इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस लिखिएगा जरा, इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेस। ये 5 आपके हेड्स हैं, कैटेगरीज हैं, कॉलम्स हैं, डिब्बे हैं, अकाउंट हैं, जिसमें आपको ये
ये मान लीजिए 5 ऐसे डब्बे हैं, जितना भी आपने कमाया 12-13 सोर्सेज मैंने बताए, किसी ने 4 से कमाए, उसमें आपने 15-20 लाख रुपए कमाए, वो 15-20 लाख रुपए आपको 5 डब्बों में दिखाने हैं। सीधी सी बात, ये 5 डब्बे मान लो, तो आपने जितना भी कमाया साल में, अब मैं बता रहा हूं उनको, बस 10 लाख कमाए, 20 लाख कमाए, जो आया है उनको 5 डब्बों में डालना है, तो 5 लॉकर कह लो। हाँ जी, सैलरी जो है ना, इसमें आप बताएंगे कौन सी इनकम आएगी उस 13 में से? मेरे हिसाब से तो जॉब वाली इनकम सैलरी में आएगी, जॉब वाली कमाई, जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, जब आप किसी के अंडर काम करते हैं, किसी के दबाव में काम करते हैं, उसकी मर्जी से काम करते हैं, अपनी मर्जी से नहीं, जो वो कह रहा है, मतलब अपनी मर्जी। तो ऑब्वियसली हाउस प्रॉपर्टी में आता है दोस्तों रेंट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का किराया जी, वो आएगा हाउस प्रॉपर्टी, सेल की नहीं। बिजनेस प्रोफेशन में 3 इनकम आएंगी बच्चों, बिजनेस प्रोफेशन और वोकेशन। हाँ जी, देखो तीनों इनकम आएंगी, बिजनेस प्रोफेशन और वोकेशन, तीनों में फर्क किया। देखो जी, बिजनेस का एग्जांपल हो गया जी, अगर हम एग्जांपल लें बिजनेस का, हल्दीराम्स इज अ रेस्टोरेंट चेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, और इसका एग्जांपल हो गया व्हाट डू यू कॉल, बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां। अच्छा, हल्दीराम क्या करता है? सेल ऑफ फूड करता है, सेल ऑफ फूड। और बैंक क्या करता है? और इंश्योरेंस क्या करता है? सेल ऑफ सर्विसेज। तो ये मत सोचना बिजनेस में गुड्स ही होते हैं, बिजनेस में सर्विस भी होती है। तो बिजनेस ऑफ बैंकिंग आईसीआईसीआई बैंक, और ये मैक्स लाइफ आपकी बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस हो गया। तो बिजनेस में गुड्स भी होता है और सर्विसेज भी होते हैं। सर फिर प्रोफेशन क्या हुआ? एक डॉक्टर जिसकी अपनी प्रैक्टिस है, उसको हम प्रोफेशन में डालेंगे। क्यों सर? डॉक्टर नौकरी करता है तो फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में वो जॉब में चला जाएगा, वो जॉब वाली इनकम हो जाएगी, सैलरी में चला जाएगा। लेकिन डॉक्टर का अपना क्लिनिक है, यानी कि अपना क्लिनिक है, तो हम उसको प्रोफेशन में दिखाएंगे। तो फिर इसमें भी सर्विस हुई, ये भी तो सर्विस है। तो सर कैसे पता चलेगा कि सर्विस बिजनेस वाली है, सर्विस प्रोफेशन वाली? भाई ये वाली जो सर्विस है ना, इसके लिए आपको बॉडी ऑफ नॉलेज लेनी पड़ेगी, कोई नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी, जो कोर्स करके आएगा, कोर्स करके आएगा, कोर्स करके आएगा। हाँ, इंश्योरेंस है, उसके लिए कोई कोर्स नहीं करना, इंश्योरेंस कंपनी लाइसेंस लेना पड़ता है। बैंकिंग के लिए कोई आपको, मैं बैंक खोलना चाहता हूं, तो उसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए आपको। तो ये मतलब कोर्स करना है, डिग्री चाहिए, समझो मेरी बात, ये वाली बातें होती है। इसका एग्जांपल डॉक्टर की जगह सीए भी हो सकता है, सीएस भी हो सकता है, एलएलबी भी हो सकता है, इंटीरियर डेकोरेटर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, ये सब हो गया। तो जहां पर कोई गतिविधि, अच्छा यहां पर गुड्स नहीं होते प्रोफेशन में, यहां पर कोचिंग, सर कोचिंग कहाँ आएगा? हाँ, बिजनेस में आएगा दोस्तों, वहां पर सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन सर उसके लिए तो नॉलेज की आवश्यकता होती है, बॉडी ऑफ नॉलेज, तो प्रोफेशन में भी डाल सकते हैं। सर ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। देखो सर, बड़ी एक महीन रेखा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, बड़ी एक महीन रेखा है। यस, बड़ी एक महीन रेखा है कि कब बिजनेस में आएगा, कब प्रोफेशन में आएगा। बोल बेसिकली एक एक्टिविटी जो चलाई जाए कोर्स करने के बाद। देखो मैं एग्जांपल बोलूं, टीचर होने के लिए कोई प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है, समझो मेरी बात। गुरु बनने के लिए आप, हाँ, अरे भाई कोई टैक्स पढ़ा रहा है, हो सकता है सीए ना हो सकता है वो सीएस ना हो, खाली 12th पास है, उसने टैक्स की नॉलेज ले ली। तो डिपेंड्स ना कि आप क्या, वो एक्टिविटी बेस्ड ऑन सम नॉलेज। अच्छा, नॉलेज के बिना हो ही नहीं सकता, वो तो फिर प्रोफेशन है, कोर्स के बिना हो ही नहीं सकता। डॉक्टर बन ही नहीं सकते बिना एमबीबीएस की डिग्री के, लॉयर बन ही नहीं सकते बिना एलएलबी की डिग्री के, तो वो तो प्रोफेशन है ही। लेकिन बिजनेस में आपको डिग्री मिल जाए वो अच्छी बात है, डिग्री ना हो तो कहीं ना कहीं कोचिंग को हम बिजनेस में ही दिखाएंगे। लेकिन हाँ, एक कोई पर्सनल टीचर है, हम उसको प्रोफेशन में डाल सकते हैं, बात समझ नहीं। तो एक महीन रेखा होती है कि कब चीज बिजनेस में है, कब चीज प्रोफेशन में। बिजनेस में यस, आपका गुड्स भी आएगा, सर्विस भी आएगा, लेकिन कोई ज्ञान नहीं बोलूं मैं, बॉडी ऑफ नॉलेज कोर्स करके करने की आवश्यकता नहीं है।
सर फिर वोकेशन क्या है? तीन चीजें बोली ना आएंगी। वोकेशन है सिंगर, डांसर, इसमें भी सर्विस है। सिंगर, डांसर, इसमें भी सर्विस है, लेकिन ये जो सर्विस है ये आपके टैलेंट पे बेस्ड है, आपकी स्किल्स के ऊपर बेस्ड है। इसके लिए आपके पास टैलेंट या स्किल्स होनी चाहिए, समझो। तीनों में एक ही, अच्छा ये बात याद रखना, एक सर्विस बिजनेस की भी हो सकती है, सर्विस प्रोफेशन की भी हो सकती है, सर्विस वोकेशन की भी। तो ये मत याद कर लेना कि बिजनेस में हमेशा सर्विसेज ही होती है। अच्छा, अब ये जो तीन बातें मैंने बताई, बिजनेस, प्रोफेशन और वोकेशन, अब ये बिजनेस, प्रोफेशन, वोकेशन, तीनों में एक कॉमन बात है। तीनों में बात क्या है? आप ओन मास्टर हैं अपने। हाँ, आप ओन मास्टर हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जब इनको जॉब में नहीं दिखाया गया, ना शाहरुख खान किसी पे डिपेंडेंट है, ना डॉक्टर जो क्लिनिक है वो किसी पे डिपेंडेंट है, ना हल्दीराम, ना इंश्योरेंस किसी पे डिपेंडेंट है। लेकिन अगर आप नौकरी करेंगे तो फिर वो सैलरी में चला जाएगा। तो बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर, बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर याद रखिएगा कि आप अपने बलबूते अपने मालिक होते हैं। तो बिजनेस प्रोफेशन में आप अपने मालिक होते हैं। अब बिजनेस में सर्विसेज और गुड्स दोनों होते हैं, प्रोफेशन में सर्विसेज ही होती हैं, और वोकेशन के अंदर सर्विसेज ही होती है। फर्क ये है, सर्विसेज टैलेंट बेस्ड है वोकेशन, सर्विसेज कोर्स बेस्ड है प्रोफेशन, सर्विसेज नॉन कोर्स बेस्ड है बिजनेस, और गुड्स तो बिजनेस में आता ही है। तो इसमें आ गया जी तीन एक्टिविटी जहां पर अपने मालिक है। कैपिटल गेन में क्या आएगा? कैपिटल गेन में आएगा सेल ऑफ एसेट्स। हाँ जी सर, सेल ऑफ गुड्स तो बिजनेस में भी दिखाया, अब यही तो फर्क है। कल्याण ज्वेलर्स, पीसी ज्वेलर्स, वो बिजनेस में आएगा। सेल ऑफ, वहां पर कल्याण, मान लो ये पीसी ज्वेलर्स है, ये बिजनेस है, वहां पर सेल ऑफ फूड नहीं होगा, वहां पर होगा सेल ऑफ ज्वेलरी। तो जो ज्वेलरी बेच रहा है, ज्वेलरी बेच रहा है वो बिजनेस हो गया, ज्वेलरी बेच रहा है वो बिजनेस हो गया। फिर वो सेल ऑफ एसेट्स नहीं है, क्योंकि उसके लिए, सुनिएगा सुनिएगा बात, क्योंकि उसके लिए फूड स्टॉक है। हल्दीराम के लिए फूड स्टॉक है, ऐसे ज्वेलरी पीसी ज्वेलर्स के लिए स्टॉक है, स्टॉक इन ट्रेड। तो स्टॉक इन ट्रेड को बेचोगे तो वो सेल ऑफ एसेट्स नहीं माना जाता, क्योंकि वो रेवेन्यू एसेट्स है। तो बिजनेस में आपकी बेचने का काम है, अगर हिंदी में बोले ना, बेचने 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 का काम है। लेकिन अगर शाहरुख खान ज्वेलरी बेचे, बात समझने की कोशिश करिएगा, या आप और मैं कोई ज्वेलरी बेचे, तो वो कैपिटल एसेट है हमारे लिए, क्योंकि उस पर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया, वो कैपिटल गेन में आएगी। तो याद रखिएगा, सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स। एक और एग्जांपल, डीएलएफ वाले फ्लैट बेचे, डीएलएफ वाले फ्लैट बेचे, कहां जाएगा भाई? बिजनेस। आप और हम फ्लैट बेचे, कहां जाएगा? कैपिटल गेन में। तो कैपिटल गेन के अंदर याद रखिएगा कैपिटल एसेट्स हैं, जिनको बेचने का आपका काम नहीं है। तो गवर्नमेंट रेवेन्यू इनकम पे भी टैक्स लगाती है, और गवर्नमेंट कैपिटल इनकम पे भी टैक्स लगाती है। अच्छा, और जो इनकम्स इन चार हेड्स में नहीं आई, वो सारी की सारी इधर दिखा दीजिएगा। अच्छा, जरा देखें अदर सोर्स में कौन कौन सी इनकम्स आई। हमने अभी 13 इनकम्स की बात करी थी, आइए जी जरा देखिएगा अदर सोर्सेज में कौन कौन सी इनकम आएंगी। हाँ जी, प्रैक्टिस वाली चली गई बिजनेस में, बिजनेस वाली बिजनेस में, रेंट वाली एचपी में, इंटरेस्ट आएगा जी अदर सोर्सेज में, इंटरेस्ट आएगा जी अदर सोर्सेज में, इंटरेस्ट आएगा जी अदर सोर्सेज। एग्रीकल्चर इनकम अदर सोर्सेज, वो अलग बात है, टैक्स लगेगा नहीं लगेगा बाद में देखेंगे। डिविडेंड अदर सोर्सेज, कैजुअल इनकम अदर सोर्सेज, कैजुअल इनकम अदर सोर्सेज, रॉयल्टी अदर सोर्सेज अगर ये आपका बिजनेस ना हो तो, गिफ्ट अदर सोर्सेज, गिफ्ट अदर सोर्सेज। और जरा देख लें, हाँ जी, तो ये सारी इनकम्स आपके अदर सोर्सेज में आएंगी। तो रिपीट करें, 5 हेड्स, सैलरी वाला, जॉब, हाउस प्रॉपर्टी वाला, रेंट और बिल्डिंग, बिजनेस प्रोफेशन वोकेशन, पीजीबीपी, अच्छा इसको हम पीजीबीपी भी कहते हैं, प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन में कौन सी? कैपिटल इनकम, जिस चीज को बेचने का काम नहीं है, और अदर सोर्सेस। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से, हम ये 5 हेड्स में दिखाते क्यों है इनकम? क्या डिब्बों में क्यों डाला जा रहा है? अरे बिग बाजार गए हो ना, सामान लेते हैं ना, ट्रॉली में रखते हैं ना, पैकिंग करते हैं ना, घर आके सेग्रीगेट करते नहीं करते? घर आके
सारे सामान को, कोई किचन का सामान है, कोई कमरे का सामान है, कोई लिविंग रूम का सामान है, कोई ड्राइंग रूम का सामान है, सब अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हो। इसी प्रकार से जब हम कमाई करते हैं, जब हम पैसा कमाते हैं, गवर्नमेंट कहती है उनको सेग्रीगेट करो। क्यों? क्योंकि हमें इनकम निकालनी है सैलरी की, हमें इनकम निकालनी है हाउस प्रॉपर्टी की, हमें इनकम निकालनी है बिजनेस प्रोफेशन की, हमें इनकम निकालनी है कैपिटल गेन की, हमें इनकम निकालनी है अदर सोर्सेस की। तो हमें हर हेड की इनकम निकालनी है। और इनकम जो होती है दोस्तों, इनकम जो होती है याद रखिएगा, वो होती है रेवेन्यू, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, उसको इनकम कहते हैं। जो रेवेन्यू होती है दोस्तों वो होता है आया, जो पैसा आया है, और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो व्यय, जो खर्च हो गए हैं, और जो इनकम है वो है आय। आय कर है दोस्तों, आय कर। रेवेन्यू है आया, एक्सपेंसेस है गया, इनकम है बच गया, वो आय है। तो सैलरी की इनकम पे टैक्स है, तो यानी कि सैलरी जो मिली उसमें से खर्चे घटा के इनकम आएगी। ऐसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पे टैक्स है, हाउस प्रॉपर्टी से जो आया, किराए पे दी, 50 लाख रुपए किराए पे दिए पूरे साल का, लेकिन 50 लाख का इनकम कोई है। जो बदमाश था टेनेंट, तोड़ दी चीजें, रिपेयर करवाई है, मरम्मत करवाई है, मेंटेनेंस के खर्चे नहीं होते क्या? तो 20 लाख रुपए तो मेंटेनेंस के लग गए, 30 लाख की कमाई हुई। बिजनेस प्रोफेशनल ने कंप्यूटर बेचे 50 लाख के, भाई खरीदे नहीं होंगे, बनाए नहीं होंगे, बेचने के खर्चे नहीं होंगे, तो 40 के तो खर्चे हो गए, कमाई 10 है। कैपिटल गेन में सोना बेचा 1 लाख का, खरीदा 80 का, 20 की इनकम हुई। ऐसे ही आपका अदर सोर्सेज में, तो हर हेड में इनकम निकालनी है। जैसे 5 सब्जी बनाने के लिए पांचों के प्रोसेस अलग अलग होते हैं, हर इनकम को निकालने के लिए उसका प्रोसेस अलग है, क्योंकि हर इनकम में या हर अमाउंट में एक्सपेंसेस अलग अलग होते हैं। नौकरी वालों के खर्चे अलग हैं, बिल्डिंग के किराए वालों के खर्चे अलग हैं। आप अपने घर के हिसाब से रहते हो ना, अपने घर में, मेरे घर में रहोगे तो मेरे घर के हिसाब से रहोगे। मैं आपके घर 2 दिन आगे रहने, मैं आने नहीं वाला, मैं याद रखना। लेकिन हो सकता तुम बुला लो, सर हमारा गेस्ट रूम बना हुआ है ऊपर, आप 2 दिन हमें पढ़ा भी देना। तो भाई मुझे आपके रूल्स के हिसाब से रहना पड़ेगा, जो आप खाओगे वही खाना पड़ेगा, जो खिलाओगे वही खाना पड़ेगा। बात समझने की कोशिश करो, समझ गए ना? तो वही मैं कह रहा हूं। ऐसे ही कैपिटल, तो हर हेड के खर्चे अलग अलग हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, खर्चे माइनस करती है। अच्छा, इसलिए हम 5 हेड में डिवाइड करते हैं कि जो पांचों हेड का अमाउंट आया है उसमें से इंजेक्शन लगाना है, और वो इंजेक्शन अलग अलग है, हर बीमारी का इंजेक्शन अलग अलग होता है। तो इसलिए हम सेग्रीगेशन करते हैं इनकम का 5 हेड्स में, तो सेग्रीगेशन करते हैं। अच्छा, सैलरी के जो खर्चे हैं या इनकम निकालने का प्रोसेस है वो याद रखिएगा 15 से 17 सेक्शन में है। सैलरी के इनकम निकालने का प्रोसेस 15 से 17 में है। हाउस प्रॉपर्टी का 22 से 27 में है, 22 से 27 लिखिएगा, 22 से 27। बिजनेस प्रोफेशन का 28 से लेकर 44 में है, 28 से लेकर 44 में है। कैपिटल गेन का 45 टू 55 ए है, कैपिटल गेन का 45 टू 55 ए। अदर सोर्सेस के सेक्शन, अदर सोर्सेस के 56 टू 59 है, 56 टू 59 है। तो आपको करना क्या है, कमाई को जितनी भी कमाए 10, 12, 20 लाख रुपए वो इकट्ठा करिए और उसमें से माइनस करिए, उसमें से माइनस करिए खर्चे। यस, उस हेड के जो भी खर्चे हुए हैं वो माइनस करिएगा, और खर्चे माइनस करने के बाद, खर्चे माइनस करने के बाद इनकम निकालिएगा। बात समझ आ गई? और इनकम पे हमें टैक्स लगाना है। तीसरा स्टेप, स्टेप 3, अब आपको पांचों की जब निचोड़ आ जाएगा, पांचों का जब जूस आ जाएगा, 2 एडजस्टमेंट्स करनी है, 2 एडजस्टमेंट्स करनी है। एक एडजस्टमेंट्स क्लबिंग ऑफ इनकम, एक एडजस्टमेंट क्लबिंग ऑफ इनकम, और दूसरी एडजस्टमेंट सेट ऑफ लॉसेस, सेट ऑफ लॉसेस। क्लबिंग की सेक्शन है 60 टू सेक्शन 64, सेट ऑफ लॉसेस के सेक्शंस हैं 70 टू 80। वैसे 65 ज्यादा है, लेकिन हम 64 तक मेन समझते हैं। क्लबिंग क्या चीज है, तू प्यार है किसी और का, तुझे देखता कोई और है। भाई दूसरे की इनकम आपकी इनकम में जोड़ देते हैं, क्यों जोड़ते हैं, किन परिस्थितियों में जोड़ते हैं, वो मैं क्लबिंग में बताऊंगा, अभी नहीं। तो दूसरे बंदे की इनकम आपकी इनकम में जोड़ दो। और सेट ऑफ लॉसेस में आपको अगर दिल्ली में बिजनेस किया 5 करोड़ की कमाई हुई,
यूपी में बिजनेस किया, 3 करोड़ का नुकसान हुआ, तो सरकार इतनी निर्दयी नहीं है कि 5 करोड़ पे टैक्स दो। सरकार कहती है 3 करोड़ घटा लेना 5 करोड़ में से, रिमेनिंग पे टैक्स देना, तो लॉसेस सेट ऑफ हो जाते हैं, लॉस सेट ऑफ हो जाता है। तो ये 2 एडजस्टमेंट्स करनी है, ये हमारे 2 चैप्टर्स भी आएंगे। तो क्लबिंग में क्या होता है, किसी और की इनकम आपकी इनकम में जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, बताऊंगा। सेट ऑफ में नेगेटिव लॉसेस। अब आप क्या करिएगा, एडजस्टमेंट्स करने के बाद स्टेप 4 में सम टोटल कर दीजिएगा 5 हेड्स का, सम टोटल ऑफ 5 हेड्स कर दीजिएगा, विच इज नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम। सम टोटल ऑफ 5 हेड्स इज नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम। 5 हेड का टोटल जीटीआई कहलाता है। अब उस जीटीआई में से, हां जी, अब 5 हेड का टोटल करना है। मैंने क्या किया, कमाई करी, खर्चे माइनस किए, 5 डिब्बों का निचोड़ प्रॉफिट निकाला, 2 एडजस्टमेंट्स लगाई, इंजेक्शन लगाए, 5 का टोटल जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। अभी हमें चाहिए टोटल इनकम, इसमें से रिड्यूस करो डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U। सर ये क्या है, बेसिकली ये आपकी ना इन्वेस्टमेंट्स हैं, इंसेंटिव्स हैं जो गवर्नमेंट कहती है आप अपने पैसे का निवेश करो। और जैसे अगर आपकी जीटीआई आई 10 लाख रुपए और आपके 80C to 80U है 3 लाख रुपए, सर क्या कहते 3 लाख घटा दो, हम 7 लाख पे टैक्स लेंगे। बेसिकली डिडक्शंस क्या है मैं आपको बता दूं, जो डिडक्शंस होते हैं ना, ये आपके इंसेंटिव्स होते हैं। सब लोग पैसा कमा कमा के घर में रख लेंगे तो बाहर लिक्विडिटी नहीं आएगी, तो सरकार आपको लालच देती है कि आप कमाकर पैसा बैंक की एफडी में लगाओ, कमाकर पैसा एलआईसी में लगाओ, बैंक हेल्थ इंश्योरेंस में लगाओ, बट हजारों तरीके से पैसा निवेश करो, उस डोनेशंस दो। क्यों, उससे पैसा सर्कुलेट करेगा। जैसे आपको क्लास में आने का मन नहीं करता, मैंने कहा हर क्लास में आओगे 500 रुपए दूंगा। अरे बेटा आप क्लास में 500 रुपए के चक्कर में आओगे, क्या 50 क्लास होंगी, 500 रुपए, 25,000 रुपए, और क्या चाहिए, इतनी तो फीस भी नहीं दी। तो डिडक्शंस इंसेंट, सरकार को तो नुकसान है डिडक्शन देके, क्योंकि डिडक्शन से सरकार की इनकम टैक्स कम होता है। उन्होंने कहा कोई नहीं, मार्केट में पैसा तो आ जाता है, मुझे पैसा 500 रुपए देकर नुकसान है, लेकिन फायदा यह है कि आप बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर दिए। अब स्टेप 6 इज नोन एज बैलेंस अमाउंट इज नोन एज टोटल इनकम। बैलेंस अमाउंट इज नोन एज टोटल इनकम। इस पे टैक्स लगाना है, टोटल इनकम पे टैक्स लगाना है दोस्तों, टोटल इनकम। और ये टोटल इनकम कैसे आई, जीटीआई माइनस डिडक्शन। टोटल इनकम राउंड ऑफ करनी है अंडर सेक्शन 288A। सर कैसे राउंड ऑफ करनी है, अगर टोटल इनकम आई 2,85,855 रुपए 55 पैसे, सरकार कहती है ये क्या इनकम है, इसको राउंड ऑफ करो, पैसा को इग्नोर कर दो, और 285,860 लास्ट डिजिट अगर 5 या 5 से ज्यादा है, 85 855 है ना, तो 856 857 858 859 860 हो जाएगा। 854 है, 853 है, 852 है, 851 है, तो 850 हो जाएगा। तो लास्ट डिजिट पैसा इग्नोर कर देना, पैसा इग्नोर कर देना, 80 पैसे 90 पैसे हो। 5 और मोर है तो नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10, लास्ट डिजिट 5 और मोर है तो नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 पर राउंडिंग ऑफ है, नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10। और अगर लास्ट डिजिट लेस देन 5 है तो प्रायर मल्टीपल ऑफ 10, प्रायर मल्टीपल ऑफ 10। तो पैसा इग्नोर कर देना, लास्ट डिजिट अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो आपको नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10, लास्ट डिजिट अगर 5 से कम है तो प्रायर। एक और एग्जांपल देखिए, अगर 2,85,854 आया तो 285,850, 56 पैसे भी थे इसमें, अरे भाड़ में गए 56 पैसे। अच्छा एक और एग्जांपल देखिए, 2,85,855 वो तो ले लिया ना, 858 तो 285,860, तो पैसा इग्नोर कर देना जी। लास्ट डिजिट अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10, लास्ट डिजिट अगर 5 से कम है तो प्रायर मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, ये हो गया जी टोटल इनकम। अब टोटल इनकम को किससे कंपेयर करना है, यस देखिए जरा, टोटल इनकम को कंपेयर करना है एग्जेम्पशन लिमिट से। तो ये जो टोटल इनकम है ना, ये इनकम टैक्स ने एक फिगर निकाला है। अगर वो फिगर तुम्हारा एग्जेम्पशन लिमिट से, अगर वो फिगर तुम्हारा एग्जेम्पशन लिमिट से
आइए जरा देखें, अगर वो फिगर तुम्हारा एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर चला जाए तो आपको टैक्स देना है। तो वो एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, जरा लिखें, एग्जेम्पशन लिमिट क्या है। वो एग्जेम्पशन लिमिट अगर हम बात करें, इंडिविजुअल की बात करें, तीन है जी, तीन है जी। एक है जी वेरी सीनियर सिटीजन, एक है जी सीनियर सिटीजन, और एक है जी अदर इंडिविजुअल। दोस्तों इंडिविजुअल को तीन हिस्सों में, वेरी सीनियर सिटीजन का मतलब है, वेरी सीनियर सिटीजन का मतलब है मिनिमम 80 इयर्स या 80 इयर्स से ज्यादा, और हिंदुस्तान में रहने वाला। अभी रेजिडेंट वर्ड मतलब हिंदुस्तान में रहने वाला। इसमें लता दीदी का एग्जाम्पल आ गया, 80 साल की और रेजिडेंट भी, इंडिया में रहती भी। सीनियर सिटीजन का मिनिमम 60 साल, 80 साल से कम, प्लस रेजिडेंट इंडिया में रहने वाला। इसमें हमारे एंग्री यंग मैन अमित जी का एग्जाम्पल आ गया, अमित जी। और अदर इंडिविजुअल में कौन आया, जो 1 और 2 में कवर्ड नहीं है, अदर देन 1, अदर देन 2। इसमें हमारा एग्जाम्पल आ गया जी SRK का, शाहरुख खान का, किरण। गवर्नमेंट 80 साल या 80 साल से ऊपर वालों को एग्जेम्पशन लिमिट देती है 5 लाख रुपए की। 5 लाख तक की टोटल इनकम में कोई टैक्स नहीं है, 5 लाख से ऊपर है तो टैक्स देना है। हमारी अमित जी को या 60 साल से ऊपर 3 लाख की, 3 लाख रुपए की लिमिट देती है जी। जिन लोगों की टोटल इनकम 3 लाख रुपए तक है उन पे टैक्स नहीं है, अगर वो मिनिमम 60 साल या उससे ऊपर है, 80 से कम। और शाहरुख खान या आप या मैं, हमें मिलेगी जी 2.5 लाख रुपए की। तो आप मुझे बताएंगे कैटरीना कैफ को कौन सी लिमिट मिलेगी, 2.5 की। मोदी जी को 3 की, मनमोहन सिंह जी को 5 की। रेजिडेंट क्या होता है ये आगे जाके चैप्टर में हम पढ़ेंगे, एक रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर है उसमें जाके आएगा, लेकिन अभी आप कंसिडर करिए मिनिमम 80, मिनिमम 60। क्लियर है बात। चलिए तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मिस्टर एक्स टोटल इनकम 6 लाख और नॉन रेजिडेंट है, बताइए लिमिट क्या दोगे। सर 2.5 लाख। क्यों सर 2.5 लाख क्यों? अरे बेटा, अच्छा उम्र तो बता ही नहीं, उम्र 85 ईयर्स, चाहे इंडिविजुअल 85 है। अच्छा ये टोटल इनकम 6 लाख है ना, ये छोड़ो, ये टोटल इनकम वर्ड हटा ही देते हैं, कंफ्यूज कर रहा है ना। यहां पर उम्र लिखते हैं, तो मिस्टर एक्स है, 85 ईयर्स की उम्र है और नॉन रेजिडेंट है, 2.5 लाख की लिमिट। क्योंकि नॉन रेजिडेंट है, थर्ड कैटेगरी में आ गया, तो थर्ड कैटेगरी में आएंगे 60 साल से कम वाले और सारे नॉन रेजिडेंट्स, क्योंकि फर्स्ट 2 में दोनों जगह रेजिडेंट वर्ड है। तो भाई जो नॉन रेजिडेंट, जो इंडिया में नहीं रहता, वो तो यहां ही आएगा। अच्छा दूसरा एग्जांपल, मिस्टर एक्स 85 इयर्स रेजिडेंट, सर 5 लाख रुपए, बहुत बढ़िया। मिस्टर एक्स 65 इयर्स प्लस रेजिडेंट, सर 3 लाख रुपए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मुन्ना, बहुत बढ़िया। सर मिस्टर एक्स, अरे क्वेश्चन तो बोलने दो भाई, 65 इयर्स नॉन रेजिडेंट, सर 2.5 लाख, नॉन रेजिडेंट 2.5 में ही आएगा। सर अरे भाई सुनो, मिस्टर एक्स 25 साल प्लस नॉन रेजिडेंट, अरे बेटा 2.5 लाख की लिमिट ही लगेगी। मिस्टर एक्स 25 साल रेजिडेंट, 2.5 लाख की लिमिट ही लगेगी। तो जो 60 से कम है या नॉन रेजिडेंट है, आप नोटिस करना सब पे लिमिट 2.5 की है। बात समझ आ गई। चलिए ये हो गया आपका फर्स्ट पी। फर्स्ट पी क्या था जरा देखेंगे। फर्स्ट पी था एनी पर्सन हुज टोटल इनकम एक्सीड एग्जेम्पशन लिमिट इज लायबल टू पे। पर्सन में 7 कैटेगरी, अभी इंडिविजुअल, टोटल इनकम स्टेप्स बताए, हेड्स 5 हेड्स का निचोड़ इंजेक्शन लगाने के बाद 80C to 80U। ज्यादा हो जाए तो अगर अमित जी की इनकम 3 है, नो टैक्स, 3 से ज्यादा होना चाहिए, 10 रुपए ज्यादा हो, हाँ 10 रुपए ज्यादा। अगर 3 लाख अमित जी की इनकम है 300,004, क्योंकि राउंड ऑफ होके टोटल इनकम बन जाएगी 3 लाख, टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 300,005 है तो 300,010,
एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर चले गए टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन टैक्स आगे जाके हम बहुत पेचीदगियां हैं, अभी सिंपल काम कर रहे हैं, आगे डिस्काउंट्स भी है टैक्स से, वो भी करेंगे, अभी नहीं। तो भाई एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है, लायबल है जी। आइए जी, अब आते हैं हम अपने सेकंड पी की तरफ, और सेकंड पी है हमारा व्हाट इज द पीरियड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। ये जो टोटल इनकम निकाली जा रही है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन, ये क्वार्टरली है, मंथली है या ईयरली है? सरकार कहती है जी ये हमारी ईयरली है, ये हमारी इनकम ईयरली है, 12 महीने की इनकम निकाली जाएगी, और ईयरली का मतलब होता है 12 मंथ्स। अब ये जो 12 मंथ्स की इनकम है, यस, ये जो टोटल इनकम निकाली जाएगी बच्चों, ये 12 महीने की है, 12 महीने की टोटल इनकम पे टैक्स है। ये जो 12 महीने हैं ये काउंट करने हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर या 1 अप्रैल से 31 मार्च, जिसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर, और इसको बोलते हैं भाई साहब फाइनेंशियल ईयर। सरकार कहती है भाई इनकम टैक्स में कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं किया जाता, चाहे इंटरनेशनली कैलेंडर ईयर होता है, हिंदुस्तान में फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। तो हमें जो इनकम निकालनी है 1 अप्रैल से 31 मार्च की निकालनी, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। और इनकम टैक्स में फाइनेंशियल ईयर की बजाय वर्ड है प्रीवियस ईयर। बस पर्यायवाची शब्द मान लीजिएगा, सिनोनिम मान लीजिएगा, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द। तो हमें इनकम निकालनी है 1 अप्रैल से 31 मार्च। आप 4 महीने कमाओ, 5 महीने कमाओ, हमें 12 महीने की इनकम चाहिए। उसमें आपने 10 महीने कमाया, 3 कमाया, वो बता देना, हम लेंगे 1 मार्च से 31 मार्च। अच्छा जी, 2 फाइनेंशियल ईयर आपके सामने आ रहे हैं, 1/4/19 से 31 मार्च 20, और एक हो रहा है 1/4/20 से 31 मार्च 2021। ये फाइनेंशियल ईयर 19-20 कहलाया जाता है, ये फाइनेंशियल ईयर 20-21 कहलाया जाता है। अब सुनिए, अगर आपके एग्जाम्स जून दिसंबर छोड़ो, अगर आपके प्रोफेशनल एग्जाम्स, हां जी प्रोफेशनल एग्जाम्स, सीए के, सीएस के, सीएमए के प्रोफेशनल एग्जाम्स 2020 में होने हैं, तो आपके लिए है फाइनेंशियल ईयर 19-20, चाहे सीए का हो, सीएस का हो, सीएमए के हो। हाँ, वो पोस्टपोन हो जाए दिसंबर वाले जनवरी में या जून वाले जुलाई में, वो है तो 2020 के एग्जाम, समझिएगा। सीएस के जैसे जून दिसंबर में होते हैं, वो डिले हो गए, या सीए के मई और नवंबर में होते हैं, डिले हो गए, तो है तो वो जून। ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर होगा जिनके प्रोफेशनल एग्जाम्स, ये नहीं कि सीएस प्रोफेशनल, भाई सीए, सीएस, सीएमए, जो ये प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं, ये नहीं सीएस प्रोफेशनल, दोबारा बोल रहा हूं मैं। आपके अगर एग्जाम्स एग्जीक्यूटिव के हो, सीएस प्रोफेशनल के हो, सीए इंटर के हो, सीए फाइनल के हो, सीएमए इंटर के हो, सीएमए फाइनल के हो, प्रोफेशनल एग्जाम्स 2020 में, तो आपके लिए फाइनेंशियल ईयर है 19-20। और अगर आपके प्रोफेशनल एग्जाम्स 2021 में होंगे, 2021 के होने हैं, वो पोस्टपोनमेंट वाले नहीं, तो आपके लिए होगा फाइनेंशियल ईयर 2021। ये याद रखिए, फाइनेंशियल ईयर 2021। अच्छा, याद करिएगा, बजट आ जाता है फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले, तो आपके लिए होगा फाइनेंस एक्ट 2019। समझिएगा, जिनके एग्जाम 2020 में है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डिले हो जाए, मई के जून में हो जाए, जून के अगस्त में हो जाए, सितंबर में हो जाए, नवंबर में एग्जाम है, दिसंबर में हो जाए, दिसंबर का जनवरी में शिफ्ट हो जाए, है तो 2020 का एग्जाम ना, तो फाइनेंस एक्ट 19, और इनके लिए होगा जी फाइनेंस एक्ट 2020। फाइनेंस एक्ट 2020, जिनके एग्जाम्स 2020 में होने हैं, मई 2020, मई 2020 जून, 2020 क्यों बोल रहा हूं मैं, 2021 बोलना चाहिए मुझे। हाँ, जिनके, एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड, हाँ, जिनके एग्जाम 2021 में होने हैं, 2021 मई, 2021 जून, 2021 दिसंबर, 2021
नवंबर, उनके लिए फाइनेंस एक्ट 20 है। तो दोबारा से रिपीट करो, इन ये चार्ट देखते रहो भैया, घूरते रहना इस चार्ट को। तो जो एग्जाम्स जिन लोगों के 19-20 में है, सॉरी 2020 में एग्जाम्स है, जनवरी से दिसंबर के बीच में डिले हो जाए फाइनेंशियल ईयर 19-20, और जिन लोगों के एग्जाम्स 2021 में होने हैं, अभी 2021 आया भी नहीं है, 21 में होने हैं, वो डिले वाले नहीं, ड्यू वाले, उनके लिए 2021 फाइनेंस एक्ट 20। क्लियर है, समझ आ गई बात? अच्छा, बीकॉम के एग्जाम जो होते हैं उनमें एक साल पीछे होता है। बीकॉम के एग्जाम में 2020 में जो होने हैं वो फाइनेंशियल ईयर 18-19 है, और बीकॉम के एग्जाम अगर 2021 में होने हैं उसमें 19-20 है। ठीक है, तो आप अपना लेवल देखिएगा और उसके हिसाब से पढ़ाई करिएगा। जो लेक्चर्स आपको मिलेंगे वो आपके लिए बने हैं, लेकिन मैं ओवरव्यू सारा बता देता हूं आप लोगों को। क्लियर है? चलिए, ये हो गया जी प्रीवियस ईयर। तो दूसरा क्वेश्चन जो दूसरा पी था, व्हाट इज द पीरियड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम? बाबा रे बाबा, टोटल इनकम है 12 महीने की, और 12 महीने अप्रैल से मार्च, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, और फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर। तो अगर तुम दोस्तों तुम्हारे लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2020 के एग्जाम वालों के लिए प्रीवियस ईयर 19-20, और 2021 के एग्जाम वालों के लिए प्रीवियस ईयर 20-21, और बीकॉम का एग्जाम है 2020 में तो 18-19, और 2021 में एग्जाम है तो 19-20। क्लियर है? वैसे याद रखेंगे इन बात को। तो 2020 में एग्जाम है प्रीवियस ईयर 19-20, 2021 में एग्जाम है प्रीवियस ईयर 20-21। दोबारा रिपीट कर दूं, 2020 के एग्जाम 21 में हुए तो 19-20 ही लगेगा, या फिर अगर डिले इतने हो गए 8-8 महीने 9-9 महीने, फिर इंस्टीट्यूट बताएगा, सीएस इंस्टीट्यूट बताएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, थर्ड पी, व्हाट इज द पीरियड इन विच रिटर्न and tax is deposited? What is the period in which return and tax is deposited? दोस्तों, इसको समझाने के लिए मैं अपने दोस्त रामलाल का एग्जांपल लेता हूं, जिसने एक दुकान खोली लाजपत नगर में 1/4/19 को, और उसने मुझे एज अ सीए रखा कि गुप्ता तू अच्छा दोस्त है मेरा, मेरे सारा टैक्स का काम तू करियो। तो मैं 1/4/19 को उसने बिजनेस कमेंस किया। दोस्तों, मैं उसके पूरे साल की इनकम निकालना चाहता हूं प्रीवियस ईयर 19-20 की। तो मैं कब निकाल पाऊंगा? साल खत्म होने से पहले, साल खत्म होने के बाद? सर साल खत्म होने के बाद। तो उसका 31 मार्च 20 साल खत्म हुआ, मैं पहुंच गया 1/4/20 को। क्या मैं 1/4/20 को उसकी इनकम निकाल सकता हूं? हां, अगर वो मुझे सारे 19-20 के रिकॉर्ड्स, कागज, बिल्स, लेजर, कैश बुक, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट्स मुझे दे दे, मैं वो टोटल इनकम निकालूंगा दोस्तों। वैसे जैसे मैंने बताया था, मैंने को कितना कमाया था? 20 लाख आए, 18 के खर्चे हुए, क्लबिंग किया, सेट ऑफ किया, डिडक्शन, और मैंने उस बंदे की टोटल इनकम निकाली 10 लाख रुपए। रामलाल की उम्र है 35 साल और रेजिडेंट है। बताइए रामलाल को इनकम टैक्स देना है या नहीं? इंडिविजुअल है, 2.5 लाख से ऊपर है, टैक्स लगेगा। और मैंने टैक्स निकाला, अभी आपको टैक्स निकालना सिखा ही नहीं है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट 3 में सिखाऊंगा। और टैक्स निकाला मैंने उसका 1,17,000 रुपए। ये कैसे आया ये आप सीखेंगे आगे। सरकार कहती है अगर 10 लाख की कमाई है, अपनी बीबी को 5 लाख दे रहे हो, हमें भी 1,17,000 दो। ये कैसे आया? कंप्यूटेशन आपको सिखाऊंगा मैं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट 3rd लेक्चर, जो इसके बाद वाला लेक्चर है, टैक्स। अब ये टैक्स गवर्नमेंट के पास जमा करवाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करवाना है। कैसे? बैंक में जमा होता है जी टैक्स बैंक में जमा होता है। कैसे? ऑनलाइन होता है, यस, उसको बोलते हैं ई पेमेंट, ये भी तरीके में बताऊंगा। और मैनुअल पेमेंट, अरे भाई जैसे दुकान पे जाके शॉपिंग, मैनुअल शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग अमेजन के तरह, ये बैंक में भी होता है। उसके बाद एक काम और करना, आप फाइल करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न, मैं फाइल करूंगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। ये रिटर्न क्या चीज होती है? इनकम टैक्स रिटर्न ये बताने के लिए
कि हमने कितना कमाया, क्योंकि दोस्तों सुनिए, जब टोटल इनकम निकाली गई ना, सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। टैक्स निकाला गया, सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया। जब जमा करवाया, हस्तक्षेप नहीं, गवर्नमेंट को पता तो लगे कितना किया। अब ये जो रिटर्न है ये भी ई फाइलिंग के माध्यम से और मैनुअल फाइलिंग। अब मैनुअल फाइलिंग तो बहुत रेयर केस में रह गई है, लेकिन हम कर सकते हैं। वो किसके लिए होगा, वो एक चैप्टर आएगा रिटर्न का, वो बताऊंगा। तो ये 4 काम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर वो खुद कर सकता, खुद भी कर सकता था, मुझे करने हैं 4 काम अगले साल करने हैं, कमाई का अगला साल 31 मार्च 21 तक। इस साल को हम नाम देंगे दोस्तों असेसमेंट ईयर 2021। असेसमेंट ईयर 2021 में 4 काम करने। तो 19-20 की जो कमाई है ना भाई, उसका टैक्स, उसकी कंप्यूटेशन, जैसे क्लास का काम घर में जाके होमवर्क के रूप में करते हो, वही समझो ना मेरी बात। तो आपका असेसमेंट ईयर है 2021। तो अगर आपका क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द पीरियड इन विच रिटर्न एंड टैक्स इज डिपॉजिटेड। रिटर्न और टैक्स कौन से साल में जमा करवाना है, रिटर्न और टैक्स जमा करवाना है असेसमेंट ईयर में। असेसमेंट ईयर है बाद के 12 महीने, तो इट इज द फाइनेंशियल। तो अगर आपका प्रीवियस ईयर है 19-20, तो आपका असेसमेंट ईयर क्या हो गया 20-21। अगर आपका प्रीवियस ईयर है 20-21, तो आपका असेसमेंट ईयर हो गया 21-22। अच्छा, ये वाले साल दोनों किसके लिए इंपॉर्टेंट है, 2020 एग्जाम्स, ये किसके लिए 2021 एग्जाम्स। बात समझ आ रही है, क्योंकि अच्छा यहां पर बजट कौन सा लगेगा, फाइनेंस एक्ट 2019, यहां लगेगा फाइनेंस एक्ट 2020। अच्छा, अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, रामलाल की प्रीवियस ईयर 19-20 की टोटल इनकम बताओ 19-20 की टोटल इनकम। सर अगले साल आएगी 10 लाख। बिल्कुल सही, प्रीवियस ईयर 19-20 की टोटल इनकम, प्रीवियस ईयर 19-20 की टोटल इनकम 10 लाख। असेसमेंट ईयर 20-21 की इनकम बताओ। अरे बच्चों, असेसमेंट ईयर की तो 10 लाख ही है, क्योंकि असेसमेंट ईयर की तो इनकम होती नहीं, इनकम तो प्रीवियस ईयर की होती है। तो यानी कि असेसमेंट ईयर हाथी के दांत हैं जो दिखाने के हैं, उसका कोई वजूद नहीं है इनकम टैक्स में। ये कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग के लिए है। कमाई प्रीवियस ईयर की है, एज प्रीवियस ईयर की है, रहता है मर गया वो 19-20 का है, लेकिन उसका सारा जो होमवर्क है वो असेसमेंट ईयर में होता है। तो क्वेश्चन ये आया असेसमेंट ईयर 20-21 का टैक्स निकालो, तो भाई सारा 19-20 में काम होगा, 20-21 तो खाली उसका होमवर्क का काम है, क्लास तो 19-20 में लगी थी। अच्छा, क्वेश्चन बोलता है प्रीवियस ईयर 20-21 की इनकम निकालो, वो ऑब्वियसली असेसमेंट ईयर 21-22 में टैक्सेबल होगी, वो उसके अगले साल टैक्सेबल होगी। बात तो लेकिन चीज वही, कान को यूं ना पकड़ के यूं पकड़ लो। तो किस साल टैक्स देना है, प्रीवियस ईयर में, असेसमेंट ईयर में, असेसमेंट ईयर में। किस साल रिटर्न भरनी है, असेसमेंट ईयर में। किस साल कंप्यूटेशन करना है, असेसमेंट ईयर में। लेकिन होता सब कुछ प्रीवियस ईयर का है। तो 19-20 की कमाई का टैक्स 20-21 में है और 20-21 की कमाई का टैक्स 21-22 में है। यह बात याद रखिएगा। चलिए अब रिवाइज करिएगा। आज हमने 3 इंपॉर्टेंट पीस किए, जो हमारा 4th पी है वो हम करेंगे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के 3rd लेक्चर में। पहला पी क्या था दोस्तों, विच पर्सन लायबल टू पे टैक्स। हमने पढ़ा इंडिविजुअल प्लस 6 कैटेगरीज। टोटल इनकम के लिए सोर्सेज निकाले, 5 है इसमें डिवाइड किया, सेट ऑफ क्लबिंग किया, जीटीआई निकाला, डिडक्शन माइनस करे, टोटल इनकम आ गई। टोटल इनकम के बाद हमने चेक किया क्या 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से ऊपर है तो भैया इसको टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो एंजॉय करो, सिट डाउन एंड रिलैक्स। फिर ये टोटल इनकम हमने 2nd पी में देखा, क्वार्टरली है, मंथली, ईयरली है। अप्रैल से मार्च, जनवरी से दिसंबर, अप्रैल से मार्च, जिसको नाम दिया गया प्रीवियस ईयर। फिर मैंने बताया 2020 में एग्जाम है तो 19-20 प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर देखना, 2021 में एग्जाम है तो 20-21 फाइनेंशियल ईयर देखना, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने बताया कि भाई अगर कमाई हो गई है तो टैक्स कब देना, अगले साल देना है। तो अगले साल 4 काम करना, इनकम कंप्यूट टैक्स, पे टैक्स, फाइल रिटर्न। टैक्सेस और रिटर्न ई फाइलिंग, ई पेमेंट से भी चले जा सकते हैं, वो चीजें हम करेंगे बाद में, ठीक है ना। तो हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा है जी, अगर जून
नवंबर दिसंबर 2020 में एग्जाम है, वो डिले भी हो जाए 1-2 महीने ऊपर, तो असेसमेंट ईयर 20-21, प्रीवियस ईयर 19-20। और अगर 2021 में एग्जाम है, जून दिसंबर नवंबर दिसंबर जैसा भी है, जून मई, तो हमारे लिए असेसमेंट ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर 20-21। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो। क्वेरीज के लिए आपको पता ही है, डायरेक्टली मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप क्वेरी नंबर भी स्पेसिफिकली दिया हुआ है 9354117801। नहीं दिया है तो आप लिख लीजिएगा, ये मेरा व्हाट्सएप क्वेरी नंबर है। तो क्लासेस को लेकर कोई चिंता है, कोई शंका है, कुछ शंका है, या एवं ही बात करने का मन कर रहा है, तो 9354117801 मेरा व्हाट्सएप क्वेरी नंबर है। इस पे आप अपनी क्वेरीज डाल दीजिएगा एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज फास्ट एज आई कैन। तो दोस्तों, इसी बात पे आप लोगों से विदा लेता हूं। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, टेक केयर, बाय बाय।